Hello everybody, welcome to our classroom. This is Rinki. In this video, we are going to discuss chapter 9 of class 12 OCM Gujarat board. We are discussing right now. उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कंटेंट आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू। आपके जितने भी सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। मूविंग ऑन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात करें तो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है चैप्टर 8 में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे कोई कंपनी फाइनेंस को अपने मैनेज करती है या कैसे उसके साथ कैसे उसको अलोकेट करती है अलग अलग जगहों पे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कैसे है, या इंडिया में पैसे कैसे दौड़ते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे कैसे आप फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इंडिया में अगर हम बोलें तो मेनली टू पार्ट्स में हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड, उसको बोल सकते हैं या फॉर्मल बोल सकते हैं, और दूसरा है आपका अनऑर्गेनाइज्ड। फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारे यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनाइज्ड वाले का। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वाले में भी चार चीज़ें आती है: फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिनेंशियल सर्विसेज और फिनेंशियल मार्केट। सबके लिए हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप के मार्केट्स आते हैं, एक है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट अगेन ऑर्गेनाइज्ड है और ये कैपिटल प्रोवाइड करता है जो सोसाइटी की सेविंग्स होती है उसके फॉर्म में, और इसीलिए कैपिटल मार्केट से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल के फंड्स मिल जाएंगे। कैपिटल मार्केट हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बड़ा काम का है। मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म नीड्स है हमारी, जो कम टाइम के लिए पैसे चाहिए वो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स और ये सब। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देखिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट में जैसे मैंने अभी बताया कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, जहाँ पर लार्ज स्केल पे सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ उनको अपनी कितनी सेविंग्स इन्वेस्ट करनी है, और ये हम वो कैसे डिसाइड करते हैं, हमारे फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, यानी जिस कंपनी में वो देखेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है, ट्रेंड मतलब पहले से चलता क्या आ रहा है वो सब देखते हैं वो। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सबसे पहले इशूअर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, जो अलग अलग सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। एग्जांपल है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सब जो इशू करते हैं पहले नंबर पे वो लोग आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं बोरोवर्स ऑफ मनी। ये पैसे हमसे उधार पे लेते हैं। दूसरा है फिर परचेजर्स ऑफ सिक्योरिटीज, यानी अब इन सिक्योरिटीज को खरीदने वाले, जिनको हम बोल सकते हैं फिनेंशियर्स। और तीसरे आते हैं फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी कि इंस्टीट्यूशंस जो दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तीसरी बार आ रहा है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म है, एग्जांपल है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म है, जैसे एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और ये सब। कैपिटल मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है आपका प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक एक्सचेंज आता है जो हमारे बॉम्बे में है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में ये आते हैं। और प्राइमरी मार्केट में कौन सी चीजें आती है? न्यूली इशूड सिक्योरिटीज आती है मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर पहले वाली सिक्योरिटीज को ही ट्रांजैक्शन दिया जाता है जो पहले ही इशू की गई है। यानी इसको ऐसे समझें, मान लो मेरी कंपनी ने अभी अभी शेयर्स निकाले बाहर, मुझे पैसे चाहिए मार्केट से, तो मेरे शेयर्स किस में चले जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि वो न्यूली इशूड सिक्योरिटीज है। और यही अगर मेरी कंपनी 10 साल पुरानी होती और मेरे ही शेयर्स लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो वो किस में चला जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में, और ये सब लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। मूविंग ऑन, फाइनेंशियल मार्केट का एक यहाँ पर चार्ट बना हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स हैं, कैपिटल और मनी मार्केट। कैपिटल के भी दो पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी को दूसरा नाम जो हम देते हैं वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज। मनी मार्केट का मीनिंग समझते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या असेट्स को खरीदने के लिए पैसे मिल जाते हैं। मनी मार्केट में
जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं मनी के, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यानी जिनको आप फटाफट बेच करके पैसे ला सकते हो, है ना, जिसको हमने पहले वाले में लिक्विडिटी के तौर पे पढ़ा था कि जितना जल्दी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो चीजें मनी मार्केट में मिलती हैं। जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है वही मनी मार्केट में होते हैं। जो जो असेट्स होते हैं जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है, तुरंत आप उनको बेचो, तुरंत पैसे इकट्ठे करो। ये बोरोइंग मनी और लेंडिंग मनी का मार्केट है, बट फॉर शॉर्ट टर्म, यानी छोटे टाइम के लिए आप इसमें पैसे उधार ले सकते हैं और दे सकते हैं। इसमें मेच्योरिटी पीरियड जो है आपका 1 ईयर या उससे भी कम का होता है, ठीक है। दो पार्टीज होती है यहाँ पर, एक देने वाली और एक लेने वाली, सिंपल सी बात है। रिजर्व बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और श्रॉफ, ये सभी लोग जो है ये मनी लेंडर्स बोले जाते हैं। मनी लेंडर्स यानी जो पैसे दे रहे हैं। और ले कौन रहा है, तो फार्मर, ट्रेडर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब आपके बोरोवर्स है, ठीक है। मनी मार्केट कोई फिजिकल लोकेशन वाला मार्केट नहीं है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज आपको बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई देगी ना, तो स्टॉक एक्सचेंज फिजिकल लोकेशन पे पाया जाता है, मनी मार्केट नहीं पाया जाता। शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन इसकी अगर हम बोलें तो ये दी है, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स को डील करते हैं, जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है और वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं मनी के। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप जानते हैं, अगर ये नहीं मिला तो वो मिल जाएगा। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब आपके पास अगर मान लो पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास डेटर्स हैं, तो तुरंत उनसे आप पैसे ले सकते हो, मतलब तुरंत ही आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, मनी मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसका मीनिंग अगर हम जाने, ऑर्गेनाइज्ड वो है जो सरकार के अंडर में चलता है, अनऑर्गेनाइज्ड वो है जो सरकार से छुपा के चलाया जाता है, जो लोग चलाते हैं नॉर्मली। शॉर्ट टर्म असेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स इससे खरीद सकते हैं, मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या उससे लो होता है। क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट वर्दीनेस यानी मुझे पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, मैंने पहले अपनी क्रेडिट बनाई होगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। और क्रेडिट कैसे बनती है, मान लो फर्स्ट टाइम मैंने किसी से पैसे लिए और टाइम पे या टाइम से पहले लौटा दिए, तो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस, मुझ पे भरोसा लोगों का बढ़ जाएगा। मनी मार्केट की कोई फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर जरूर होता है। आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी मनी मार्केट के तौर पे देखी जाती है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसको हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी और ये सब। इसके जो सब ब्रांचेस हैं ये आपके लिए काम करती हैं इन योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी एग्जांपल है कॉल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल्स मार्केट, ये आपकी इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजी में दोनों में डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। ज्यादातर जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा कर्जा लिया होता है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है दूसरों के मुकाबले। इसकी जो सक्सेस है और इसका जो काम करने का तरीका है वो डिपेंड करता है बैंकिंग सिस्टम पे, यानी जैसे ऊपर आरबीआई का नाम था, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। डन। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वाले मनी मार्केट को एक बार समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल मनी मार्केट, ठीक है। इसमें अंदर आ जाता है आपका आरबीआई, फिर आता है कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीजें जो बैंक के अंडर में है। ये रेगुलेट होता है बाय आरबीआई। इसको रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है, प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है कि भाई पैसे ना तो ज्यादा किसी के डूबे और ना ज्यादा किसी के बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, जैसी मनी मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉल मनी, ऐसी सारी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को सिस्टमैटिकली चलाया जाता है और रेगुलेट भी किया जाता है बाय आरबीआई। एंड एज वी ऑल नो, आरबीआई जो है हमारी एपेक्स बैंक है। दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है वो इनफॉर्मल है। इसमें किसी भी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन का इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। एक्टिविटी बिना किसी रूल रेगुलेशन के हो रही होती है। ये मनी मार्केट में मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, पॉन, इंडिजीनियस बैंकर्स और श्रॉफ्स, ये सब आ जाते हैं। और यहाँ पर इन सब में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता, क्योंकि ये सब एक साथ काम नहीं कर रहे। पॉन शॉप वो होती है जहाँ पर आप पुरानी चीज़ों को बेच सकते हैं।
इंडिजीनियस बैंकर्स वो होते हैं जो बहुत अमीर लोग होते हैं, फिर भी पैसे दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। श्रॉफ जो हैं गांव में पाए जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये अपने आसपास जो लोग इनसे पैसे मांगते हैं उनको ये देते हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वो हमारे रूरल एरियाज में बहुत डेवलप हो गया है। आजकल ये अर्बन एरियाज में भी पाया जाता है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट को अगर हम ध्यान दें तो मनी मार्केट के कुल मिलाकर के ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबको एक एक करके सबका मीनिंग समझते हैं जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या उससे भी कम होता है। यहाँ पर सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं मनी मार्केट में। सिक्योर्ड मतलब क्या? किसी के बदले आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर आपको पैसे चाहिए तो कुछ सिक्योरिटी दो। और सिक्योर्ड भी होंगे, अनसिक्योर्ड भी होंगे। कौन से सिक्योर्ड है, कौन से अनसिक्योर्ड है, वो भी हम पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला आता है वो है आपका ट्रेजरी बिल। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू करता है? तो आरबीआई करता है। किसके बिहाफ पे करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे करता है। ट्रेजरी बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस है इसका। ट्रेजरी बिल का गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे खरीद सकती है, मतलब ले सकती है। इसमें कैश लिक्विडिटी जो है वो मेचोरिटी डेट के आइदर 91 डेज या 182 डेज या 364 डेज पे होती है। यानी अगर मान लो मैंने ट्रेजरी बिल से पैसे लिए हैं, मैं सामने वाले को पैसे नहीं दे रही हूँ वापस, ठीक है, तो जब मैं उससे पैसे उसको वापस नहीं दूंगी तो मेचोरिटी डेट के 91 डेज के बाद वो मेरे बिल को बेच सकता है। या तो वो 91 डेज होगा या 182 यानी उसका डबल होगा, या 364 या उसका डबल होगा। ट्रेजरी बिल जो है वो जीरो कूपन बॉन्ड होता है क्योंकि इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलता, इसीलिए इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। इसको डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता है और इसको रिडीम किया जाता है पार पे। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो शेयर्स में ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। एग्जाम्पल है, 25,000 का ट्रेजरी बिल है, उसको इशू किया 23,500, लेकिन इन्वेस्टर जो है जिस समय पर उसको पैसे वापस मिलेंगे तो उसको वापस 25,000 ही मिलेंगे। मतलब उसको इशू कितने में हुआ? वो डिस्काउंट पे इशू हुआ, लेकिन रिडीम यानी जब पैसे वापस दिए जाएंगे तो सारे पैसे वापस दिए जाएंगे। और जो ये डिफरेंस है ना, यानी मैंने किसी को दिया उधार पे 23,500 लेकिन मुझे मिला 25,000, तो यही मेरा रिटर्न है। 1500 ये जो मेरे को एक्स्ट्रा मिले ये मेरा प्रॉफिट है। और ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम है वो है आपका टी बिल्स। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, वो है आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए थे वर्ल्ड में 1980 के बाद। ठीक है। आरबीआई जो है इन्होंने कमर्शियल पेपर्स फर्स्ट टाइम जनवरी 1990 में निकाले थे। और कमर्शियल पेपर्स जो हैं अगेन एक अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है, जैसे कि प्रोमिसरी नोट है। इसका मतलब समझते हैं। देखो, यहाँ से भी अपने शॉर्ट टर्म फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं। इसको हम ये कौन कौन इशू करता है? कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस जिनकी बहुत हाई क्रेडिट वर्दीनेस होती है, लोगों का भरोसा इन पे बहुत होता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग होती है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसीलिए ये ट्रांसफरेबल है। नेगोशिएबल मतलब जितना पैसा लिखा है उतना ही होगा, और ट्रांसफरेबल मतलब मैं किसी और को ये बेच सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं, मिनिमम 7 डेज के लिए, मैक्सिमम 1 ईयर के। ये टाइम ड्यूरेशन अपने को याद रखना है। अगेन ये कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई, क्योंकि अभी हम रेगुलेटेड वाले मार्केट की बात कर रहे हैं। मनी मार्केट में दो थे ना, एक था रेगुलेटेड और एक था नॉट रेगुलेटेड। इट इज इशूड फॉर 5 लाख या उसके मल्टीपल्स पे, यानी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसके मल्टीपल्स पे आप डिस्काउंट पे आप इसको मतलब इशू कर सकते हो। इसको बोलते हैं अपने फाइनेंस पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर और कॉर्पोरेट पेपर, ये इसके नाम है। डन। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स अगेन अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस इससे हमें मिल सकता है। कमर्शियल बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, ये इसको इशू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट से थोड़ा अलग होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो अगेन नेगोशिएबल है और इसको भी बेचा जा सकता है। अच्छा, इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बेचे जा सकते हैं, वो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये
सपोज कर लो कि मुझे किसी आदमी से कोई पैसे लेने हैं और किसी बैंक ने ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू किए और मेरे पास वो हैं, ठीक है। तो मुझे क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, तो मैं बैंक को ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेच सकती हूँ और उनको बोल सकती हूँ आप दोनों आपस में सेटलमेंट कर देना, ठीक है। मुझे क्योंकि मेरे पैसे चाहिए, मैंने उस आदमी को पैसे दिए हैं, सिंपल बात है। और ये जो है फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट जो है नॉन नेगोशिएबल होती है और उसको बेचा भी नहीं जा सकता। जो फिक्स टर्म डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में, उसको हम बेच नहीं सकते हैं और ना ही उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो इसको फ्रीली इशू कर सकती है, लेकिन उस पर भी कुछ कंडीशंस हैं। ये जो इसका प्राइस है वो मिनिमम 1 लाख रुपीज होता है, ठीक है। पहले वाले का 5 लाख या उसके मल्टीपल्स थे। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स वो हैं जब आप गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो ट्रेडर जो है सेल्स सेल करता है ना गुड्स, और उसके ऊपर वो कमर्शियल बिल ड्रॉ कर देता है दूसरे ट्रेडर के ऊपर। कमर्शियल बिल अगेन नेगोशिएबल है और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से पैदा होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर है कि पूरा अमाउंट आप फुल में पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने गुड्स मान लो क्रेडिट पे परचेज किए, तो जो ट्रेडर मुझे गुड्स दे रहा है वो मेरे ऊपर कमर्शियल बिल डालेगा या ड्रॉ करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्डर है कि मुझे उनको ये सारा अमाउंट पे करना है। बहुत सारे कमर्शियल बिल्स के टाइप्स होते हैं, एग्जांपल एक्सचेंज बिल, हुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल एक्सेट्रा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। जब बिल ड्रॉ किया जाता है, सेलर जो है बायर पे ड्रॉ करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड बिल। और जब ये बिल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। ये बिल जो है डिस्काउंट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, डिडक्टिंग डिस्काउंट। अच्छा, इसका मतलब देखो क्या हुआ। मान लो मुझे उस आदमी को पैसे देने हैं, मैं उसको दे नहीं रही, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या किया, वो कमर्शियल बिल जाकर के उसने बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक की जिम्मेदारी है मुझसे पैसे लेना, ठीक है, लेकिन बैंक ये काम फ्री में तो करेगा नहीं। बैंक अगर ये काम कर रहा है तो बैंक जो है डिस्काउंट पे देगा। यानी अगर मान लो बिल 5,000 रुपए का है, तो बैंक मुझसे तो पूरे 5,000 रुपए लेगी, लेकिन सामने वाले आदमी को देगी शायद 4,500, ठीक है। 500 रुपए वो उसकी अपनी फीस रख लेगी। अगर बैंक को पैसों की जरूरत है तो वो वापस उसको रीडिस्काउंट कर सकती है विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और जनरली कमर्शियल बिल्स के पेपर टाइम होता है 30, 60 या 90 डेज। मूविंग ऑन, कॉल एंड नोटिस मनी। कॉल और नोटिस मनी क्या होता है वो देखो। कमर्शियल बैंक जो है उसको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से, और इसको अपने बोलते हैं कैश रिजर्व। ये वन मार्कर के लिए बड़े काम की चीज है, वन मार्कर में ये बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, एक बैंक जो है बोरो करती है दूसरे बैंक से ये मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। सब बैंक्स करती है कैश रिजर्व को मेंटेन करती है। इसीलिए कॉल मनी मार्केट जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मनी मार्केट का। कॉल मनी का मतलब इसमें दो चीजें आती है, कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी के लिए और नोटिस मनी के लिए, दोनों के लिए कोई भी मॉर्गेज देने की जरूरत नहीं है। कॉल मनी का मतलब देखो क्या है। जब हम पैसे लेते हैं या देते हैं फॉर 1 डे ओनली, इट इज नोन एज कॉल मनी। ये एक दिन का ट्रांजैक्शन होता है और मोस्टली दो बैंक के बीच में होता है। मान लो किसी की बैंक है जहां से मैं पैसे लेने गई, निकालने गई, पर उस बैंक में अभी पैसे अवेलेबल ही नहीं है, तो वो फटाफट से क्या करेंगे, अपने किसी दूसरी बैंक से वो पैसे उधार ले लेंगे और मुझे दे देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे आ रहे होते हैं। सारी कमर्शियल बैंक्स को जो है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में CRR भी कहते हैं, वो मेंटेन करना होता है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। और अगर मान लो कैश की शॉर्टेज हो भी गई, तो आप उस बैंक से खरीद सकते हो जिसके पास कैश ज्यादा है, एक्सेस है, ठीक है। इन शॉर्ट एक दिन का जो लोन होता है उसको अपने बोलते हैं कॉल मनी। अच्छा, नोटिस मनी के में क्या है, जब यही पैसे वो 2 से 14 दिनों के लिए लेते हैं तो उसको अपने बोल देते हैं नोटिस मनी। अगली बात समझ, 1 डे के लिए होगा तो कॉल मनी, 2 to 14 डेज के लिए होगा तो नोटिस मनी। मोर देन 14 डेज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को
हमने ऊपर चार्ट में देखा था, कैपिटल मार्केट को दो फाइनेंशियल मार्केट को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट हमने पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और कैपिटल मार्केट में भी दो मार्केट आते हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मीनिंग देखें तो कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जो फंड्स देता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। यानी अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, वो सिर्फ 1 ईयर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लिक्विड एसेट्स के लिए, इन सब के लिए बात हो रही थी। अब जो है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के लिए बात होगी, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ये आता कहाँ से? लोगों की सेविंग्स में से आता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड है। और ये किसके लिए है? तो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब ट्रेड किए जाते हैं। और कैपिटल मार्केट में सारी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। एग्जांपल है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट के शेयर्स भी यहाँ बेचे जाते हैं। इससे आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और सेविंग्स जो है लोगों की, वो सही जगह पर लगती है। मोबिलाइजिंग मतलब उनको सही जगह पर लगाया जाता है। यहाँ सही जगह नहीं भी बोले तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि उसको लगाया तो जाता है कहीं ना कहीं, सेविंग्स को वो एक जगह रखी नहीं जाती। लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड का मार्केट है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं अब हम कैपिटल मार्केट के। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस जैसे कि शेयर और डिबेंचर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी वही होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, ये सब चीजें। इन्वेस्टमेंट फंड जो है यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पर सेबी का रेगुलेशन लगता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उस वाले पे किसका लग रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसका जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है, एग्जाम्पल है शेयर, डिबेंचर, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप इनको कहीं पर भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो कहीं से भी। ये फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी जो आपके एसेट्स होते हैं ये उससे आते हैं, सिक्योरिटीज से। कैपिटल मार्केट के दो टाइप है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी के बारे में पढ़ें तो प्राइमरी जो है, जो न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज है उनका मार्केट है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। सपोज मेरी कंपनी अभी शुरू हुई है और मैंने अभी अभी शेयर्स बाहर निकाले, मुझे पैसे चाहिए, तो मेरे शेयर्स किस में जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, क्योंकि उसमें न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज खरीदते हैं। और प्राइमरी मार्केट का मतलब फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड, यानी कैपिटल इकट्ठा करने के लिए जो न्यू सिक्योरिटीज हम सेल करते हैं वो आपका प्राइमरी मार्केट है। कैरेक्टरिस्टिक्स है कि न्यूली इशूड सिक्योरिटीज के लिए है ये। दूसरा है कि न्यू सिक्योरिटीज सेल हो सकती है और इन्वेस्टर बाय कर सकता है। तीसरा है कि बहुत से इंटरमीडियरीज होते हैं। यहाँ पर इंटरमीडियरीज का मतलब होता है जो बीच में है, कंपनी और इन्वेस्टर को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है बुक रनिंग लीड मैनेजर, दूसरा है रजिस्ट्रार ऑफ इशू और तीसरा है शेयर ब्रोकर। ये सब लोग वो लोग हैं जो आपको, अगर कोई कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपको और उस कंपनी को टच में लाने वाले ये लोग हैं। ठीक है, न्यू कैपिटल इशू किया जाता है और यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू होता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब, अब हमें पता है कि कंपनी न्यू है, पर उस कंपनी की सारी डिटेल्स तो हमारे पास है नहीं, तो वो डिटेल्स हम कहाँ से लाएंगे? उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस से लाएंगे। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपनी ए टू जेड सारी गाथाएं लिख के बताती है। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ओल्डेस्ट और फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बना था हमारा 9 जुलाई 1875 को, ये डेट याद रखने वाली बात है। और इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जिसको आज हम जानते हैं एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, यानी बीएससी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अहमदाबाद का स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था 1894 में। डन। ये कुछ डेट्स हैं जो हमेशा आपको याद होनी चाहिए, और ये जब आप पेपर में लिखोगे तो आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पढ़ने वाले पे। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है शेयर ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को, कि वो वहां से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं क्या क्या? शेयर, डिबेंचर और बाकी की सिक्योरिटीज। ये एक अगेन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इसके ऊपर सेबी के सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, रूल्स लगते हैं, रेगुलेशंस लगते हैं।
और यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, यानी जो पहले से मार्केट में आ चुकी हैं। यहाँ पर हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू सेल एंड बाय द सिक्योरिटी, उसको बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इसका फिजिकल होता है एग्जिस्टेंस, होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। केएल गर्ग के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहाँ पर आप बाय और सेल कर सकते हो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, जैसे कि शेयर्स और डिवेंचर्स किसी कंपनी के, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, या म्यूनिसिपैलिटी सिक्योरिटी के। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। सबसे पहला, रजिस्टर्ड कॉरपोरेट बॉडी। ये एक रजिस्टर्ड कॉरपोरेट बॉडी है, जो रजिस्टर्ड मतलब हमारी गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड है, और ये जो है ट्रांजैक्शंस करती है सिक्योरिटीज के, और इसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं किसके, सेबी के। अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार से अप्रूवल लेने की जरूरत है। किसका, कौन सी सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे, एज पर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के एक प्रोविजन के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज को बनाने के लिए सरकार का अप्रूवल चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट है वो है आपका ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जिसमें हम लिस्टेड एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज को डील कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग यानी पहले भी वो डील हो चुकी हैं, पहले भी कोई खरीद चुका है, बेच चुका है। यहाँ पर एक शेयर को लाखों करोड़ों दफा खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है। मेंबरशिप देखो तो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप जो है वो हम ट्रांजैक्शंस जो उसमें होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको करने से हम उसके मेंबर बन जाते हैं। फिर आता है मार्केट ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज जो है एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, यानी सरकार द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है, और किस लिए है, फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटीज आपकी हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन सबको आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी बाय और सेल कर सकते हो। जो लिस्टेड नहीं है उनको आप ट्रांजैक्शन उसका नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आती है वो है आपका मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है इसका कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाते हैं अपने मेंबर्स का, थ्रू द डिसिप्लिनरी पावर्स ग्रांटेड टू देम, क्योंकि उनके पास भी वो पावर्स हैं कि वो दूसरे के ऊपर एक्शन उठा सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किसी पब्लिक कंपनी की तरह दिखता है। का पब्लिक कंपनी कैसे होती है उस हिसाब से आपका ये स्टॉक एक्सचेंज दिखता है, यानी सारे वैसे रूल्स होते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन करता है, तो रेगुलेट इसको करता है सेबी, और दूसरा है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो इसका अभी अभी हमारे पास ईयर था वो था 1956। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये आपके सारे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, ये इनके अंडर में आते हैं। फंक्शन से हम आगे करेंगे, इसको फिलहाल पार्ट 1 रखते हैं इस वीडियो का, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। रिमेनिंग पेजेस विल डिस्कस इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगर आपको ये कंटेंट जरा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज उनके साथ आप शेयर करिए। आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हैव अ गुड डे।